कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले भागों को सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आर्यन और अंकुर दोनों तैयार होकर आए। दोनों ने एक साथ ब्रेकफास्ट किया। वाओ, इतना टेस्टी पराठे और खीर, बहुत अच्छा खाना बनाती है आपकी बहन। आज तो और मेहनत करके बनाए होंगे, आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा। अंकुर, क्यों? आर्यन, मैं नाराज था तो मनाने के लिए बस मक्खनबाजी है। दोनों ने मिलकर प्लान किया होगा। अंकुर, थैंक्स, आपके कारण बेस्ट पराठे और खीर खाने को मिल गए। एक और दो ना प्लीज़। आर्यन, जीत जल्दी करो, देर हो रही है। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेकार में ऑफिस में मेरा हाफ डे लग जाएगा। अंकुर, चलो फिर चलते हैं। आर्यन, पहले जो प्लेट में है उसे भी ख़त्म करो फिर चलते हैं। अंकुर, वो तो मैं रास्ते में ख़त्म कर दूंगा। उसने पराठे का रोल बनाया और उठकर खड़ा हो गया। आर्यन हंसते हुए, चलो तुम ना एकदम स्कूल के बच्चे लग रहे हो। अंकुर, चलो ना, अब देर नहीं हो रही, फिर लेट हो जाओगे तो मुझे बोलोगे। आर्यन ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाई। हेलमेट पहनकर हंसते हुए बाइक आगे बढ़ा दी। शाम को दोनों घर आए तो गेट के पास बहुत सारी साइकिल और स्कूटी खड़ी देखकर अंकुर घबरा गया। अंकुर, घर में इतनी भीड़ क्या हो गया, सब ठीक तो है? आर्यन, रिलैक्स अंकुर, सब ठीक है, कोचिंग वाले बच्चे होंगे, सालू ने सबको घर आने को बोला था। अंकुर आश्चर्य से, इतने सारे? अच्छा पढ़ाती है, स्कूल के कोर्स के साथ ही जेईई और नीट की भी तैयारी करा देती है। तो दूसरे स्कूल के बच्चे भी आते हैं उससे पढ़ने। छोटी जगह में अच्छे टीचर मिलते कहाँ हैं, और हर कोई तो अपने बच्चों को बाहर भी नहीं भेज पाता ना, खास तौर पर लड़कियों को। सालू के पढ़ाने के कारण बहुत सारी लड़कियों को अच्छे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला है, तो सब उसको मानते हैं। वो भी बच्चों के साथ बहुत मेहनत करती है। घर का ताला खोलते हुए आर्यन ने कहा। अंकुर, शहरों में तो जेईई और नीट के नाम पर कोचिंग वाले पेरेंट्स को कितना लूटते हैं, उसके बाद भी एडमिशन की कोई गारंटी नहीं होती। आर्यन, वही तो हम लोग कहते हैं सालू को कि खुद की कोचिंग क्लास खोल लो, तो वो मानती नहीं। हर साल एक दो गरीब बच्चों का फॉर्म अपने पैसों से भरती है और बच्चों के साथ एग्जाम वाले दिन सेंटर तक जाती है। अंकुर, शहरों में तो ऐसे टीचर्स को कोचिंग वाले पढ़ाने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं। आर्यन, शहरों में तो शिक्षा को भी व्यापार बना दिया है आजकल। कहाँ, पहले कहते थे कि विद्यादान ही सर्वश्रेष्ठ दान होता है, और अब तो सरस्वती का बोलकर सब लक्ष्मी का कारोबार करते हैं। सही कह रहे हो। आर्यन को चाय का कप पकड़ाता हुआ अंकुर बोला। दोनों चाय के साथ बातें करते रहे। फिर मधु का कॉल आ गया। अंकुर अंदर चला गया। फिर दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन से सुबह ऑफिस और शाम को घर, बस यही रूटीन चलता रहा। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। बाहर से तो सब शांत था, पर हर किसी के मन में एक बेचैनी थी। एक और जहां आर्यन, मधु और सालू आकाश के आने के कारण बेचैन थे और जल्द से जल्द उसके वापस जाने का इंतजार कर रहे थे, वही अंकुर तो अपनी बेचैनी का कारण ही नहीं समझ पा रहा था। अंकुर अलग ही एहसासों से गुजर रहा था, जिन्हें वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। क्यों वो बगैर डोर के सालू की ओर खींचे जा रहा था? क्यों हर समय उसे बस उसी का ख्याल आता है? क्यों उसकी एक झलक देखकर ही उसे चैन मिल जाता है? क्यों उसे हर जगह वो ही नजर आती है? वो अपने एहसासों को क्या नाम दे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जितना वो सब सोचता उतना ही उलझ जाता। उसके बारे में सब जानकर उसकी अच्छाई से प्रभावित तो था ही, पर यह सिर्फ आकर्षण है या कुछ और, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। पिछले 6 महीने से वो जैसे हंसना, मुस्कुराना, सोना, खाना सब भूल गया था, पर अब जैसे वापस जीने लगा था। इसके पीछे क्या है?
आर्यन का अपनापन और स्नेह जिसे पाकर वो फिर से बच्चा बन गया है, या फिर सालू के प्रति आकर्षण? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ ज़्यादा से ही सोच रहा हूँ। ये सब आर्यन भाई के कारण है। उनसे मिलकर लगता है जैसे परिवार वापस मिल गया है। उनके प्रति मेरे मन में कुछ नहीं है, ये सिर्फ आकर्षण ही है और कुछ भी नहीं। कभी ढंग से बात तक तो नहीं हुई है उनसे, और वो बात करना तो दूर, सामने रहती है तब भी नज़र उठाकर तक नहीं देखती। अपने दिमाग में उमड़ते सवालों को झटकते हुए अंकुर ने खुद को समझाया, ये सिर्फ आकर्षण ही है। सब अपने अपने सवालों में उलझे समय गुजार रहे थे और समय अपने अंदर सब जवाब छुपाए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। सही समय का इंतजार तो आकाश भी कर रहा था। वो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सालू को बर्बाद करने यहाँ आया था। उसने सोचा था मामा के आने के पहले वो आसानी से अपना काम करके चला जाएगा, पर उस दिन आर्यन को सामने देख वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि आर्यन के कारण ही पहले भी वो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो सका था। उसने सोचा था कि आर्यन डर जाएगा, पर सब उल्टा हो गया। इसके लिए वो अब तक पछता रहा था, क्योंकि आर्यन के कारण उसके आने का सबको पता चल गया और सबने उस पर नज़र रखना शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर सालू ने भी घर से निकलना बहुत कम कर दिया था, तो उसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो चाह रहा था कि कैसे भी करके सालू बस एक बार उसे अकेले मिल जाए, तो वो उसे सबक सिखाकर अपना बदला ले ले। उसने सालू से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा कर ली थी, कुछ साथी भी बुला लिए थे। वो बस घात लगाए मौके का इंतजार कर रहा था। समय उसके पास भी कम ही था, क्योंकि उसके मालूम था कि मामा के आते ही उसको वापस भेज देंगे और खाली हाथ वो जाना नहीं चाहता था। इसीलिए पिछले 2 दिनों से वो स्कूल से घर तक उसका पीछा कर रहा था कि मौका मिलते ही अपना काम कर ले। हर समय कोई ना कोई उसके साथ ही था। उसके पास बस कल का ही दिन था। कल उसने कैसे भी करके अपना बदला लेने का ठान लिया था। इन बातों से बेखबर आर्यन के घर में सब नॉर्मल था। बच्चे घर में पढ़ रहे थे। ऑफिस से वापस आकर दोनों ने चाय पी, ऑफिस की बातें करते रहे, फिर रात का खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह अंकुर रोज की तरह जल्दी उठा, छत पर गया। स्कूल जाती हुई सालू को दूर तक देखता रहा। फिर मयंक को फोन लगाया। मयंक, क्या बात है, अब नींद नहीं आती? मुझे तो बड़ा सुनाते थे सुबह सुबह कॉल करने पर। खुद और क्या करते हो? अंकुर हंसते हुए, उसी का बदला तो ले रहा हूँ। कैसे हो? मयंक, सब ठीक, तुम बताओ कितना काम बचा, कब तक आ रहे हो? अंकुर, अगले हफ्ते तक हो जाएगा शायद। यार बहुत काम पेंडिंग है, कुछ किया ही नहीं था, मुझे सब शुरू से ही शुरू करना पड़ा। और बनो सबके मददगार। पहना गया ना टोपी। शिवम की तो हमेशा की आदत है, तुमको फंसाकर यहाँ मजे कर रहा है। उसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। रुको मैं कुछ करता हूँ। अंकुर, छोड़ना कोई नहीं, हो जाएगा, चल रखता हूँ, कल बात करते हैं। मयंक से बात करके अंकुर ने नीचे आकर चाय बनाई। दोनों ने चाय खत्म की, तैयार होकर बाहर आए। अंकुर, चाबी मुझे दो, आज बाइक मैं चलाऊंगा, आराम से चलाना, कच्चा रास्ता है। चाबी और हेलमेट पकड़ाते हुए आर्यन ने कहा। अंकुर, रिलैक्स, आराम से चलाऊंगा, मुझे ना रास्ते के गड्ढे तक याद हो गई है। आप बस आंखें बंद करके बैठ जाओ। ऑफिस कब पहुँचे पता भी नहीं लगेगा। आर्यन, चलो फिर देखते हैं तुम्हें कितना रास्ता याद है। अंकुर, शर्त लगा लो, मुझे सारा रास्ता याद है। बाइक स्टार्ट करता हुआ अंकुर बोला। आर्यन, लगा लो, चलो देखते हैं कौन जीतता है। देखा, मैं जीत गया। ऑफिस पहुंचकर अंकुर बच्चों जैसे चिल्लाया। आर्यन, वाह, तुझे तो सचमुच रास्ता याद था, तुम जीत गए। आर्यन, चलो लंच टाइम में काजू कतली खा लेना, मेरी तरफ से अब मुंह मत बनाओ। दोनों ऑफिस में अपने अपने काम में लग गए। लंच के बाद आर्यन अंकुर के पास आया। आर्यन, मयंक सर का फ़ोन आया था, तुम्हारी बात हुई क्या? अंकुर, कॉल तो आया था पर बात नहीं हुई, क्या हुआ? आर्यन, कर लो, जरूरी बात है, उन्होंने तुम्हारी टिकट करा दी है, रात की गाड़ी टिकट भी मेल कर दिए हैं, बात कर लो एक बार। अंकुर, सुबह तो कुछ नहीं बोला, अचानक से, रुको मैं उसी से बात करता हूँ। अंकुर, हेलो मयंक, क्या हुआ अचानक से? अंकुर, कहाँ था? मैसेज मिला मेरा, रात की गाड़ी से आजा,
तेरी टिकट भी करा दी है। तत्काल में, अरे बोलना कुछ, सांप सूंघ गया क्या? अंकुर अचानक से, टिकट करा दी, मुझे पूछना तो था, यहाँ का काम ऐसे कैसे बीच में छोड़ दे? मयंक, सर को शिवम की सच्चाई पता लग गई। खुद की स्मार्टनेस में किसी को सब बता रहा था। सर ने सुन लिया, बस अच्छे से डांट पड़ी है। उसे तो वार्निंग लेटर भी दे दिया है। सर ने कहा है अब बाकी का काम वो करेगा और तुझे वापस बुलाया है। अंकुर, ओके, पर टिकट बुक करने से पहले बताना तो था। आज की टिकट बहुत जल्दी नहीं हो गया? मयंक, अचानक से सब कुछ हो गया। नॉर्मल टिकट तो नेक्स्ट वीक तक का भी अवेलेबल नहीं था। तत्काल में मिल गई तो ले लिया। जब काम नहीं है तो और रुक कर क्या करेगा? तुझे अभी नहीं आना था क्या? अंकुर, नहीं, बस सब जल्दी हो रहा है ना तो। मयंक, तो वो छोड़, फोन रख और तैयारी कर, सामान बांध और आजा मेरे भाई। सुन, सीधे मेरे घर ही चले आइयो, वीकेंड एंजॉय करेंगे। चल फिर मिलते हैं। आज ऑफिस में माहौल थोड़ा गर्म है, रखता हूँ, बाय। मयंक ने फोन कट कर दिया। अंकुर फोन पकड़े ना समझ सा खड़ा रहा। उसका चेहरे पर उदासी उतर आई। क्या बोला मयंक सर ने? कुछ बताओ भी, जल्दी क्यों जाना है? आर्यन की आवाज़ से जैसे नींद से जागा। अंकुर उदासी से, सर ने वापस आने को बोला है, रात को ही निकलना पड़ेगा। आर्यन, इतनी जल्दी? अभी तो तुम्हारा काम बाकी है ना फिर? अंकुर, वो शिवम ही आकर करेगा। काम तो उसका ही था, अब वही आकर पूरा करेगा। मैं शाम तक अपनी रिपोर्ट कंप्लीट कर देता हूँ। आर्यन, शाम तक रिपोर्ट बनाओगे तो सामान लेने घर कब जाओगे? एक काम करते हैं, सामान घर से अभी ले आते हैं, फिर यहीं से शाम को स्टेशन चले जाएंगे। अंकुर, ठीक है, तो फिर घर चले। आर्यन, चलो, पर मेरी तो ज़रूरी मीटिंग है, अभी तो मुझे रुकना पड़ेगा। एक काम करो ना, तुम घर जाकर सामान ले आओ, तब तक मैं मीटिंग निपटा लेता हूँ, फिर स्टेशन साथ चलेंगे। आर्यन से घर की चाबियां लेकर हेलमेट पहनकर अंकुर घर के लिए निकल गया। जाने के नाम से ही उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। वो अपनी ही धुन में चला जा रहा था कि किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। दोपहर का समय, खाली सड़क, उसे लगा भ्रम है, लेकिन फिर आवाज़ आई तो उसने आवाज़ की दिशा में बाइक मोड़ दी। सड़क के साइड में ब्रिज के नीचे की तरफ कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। लड़की की स्कूटी एक तरफ पड़ी थी और 3-4 लड़के उस लड़की को घेरे हुए थे। अपने हाथ में एक लकड़ी पकड़े लड़की उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। वो लकड़ी घुमाते हुए चिल्ला रही थी। सामने से लड़के भी कुछ बोलते हुए उस पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। बाइक की आवाज़ से उन सब का ध्यान अंकुर पर गया और उनमें से एक जोर से चिल्लाया, इसे तो हम बाद में देख लेंगे, अभी बचकर भागो, वो आर्यन ने देख लिया तो आफत मचा देगा, इसको बाद में देखते हैं, पहले उस ससुरे का कौन इंतजाम करने का पड़ी, एन वक्त पर टपकता है साला। अंकुर को आर्यन समझकर आकाश सालू को छोड़ अपने साथियों के साथ डर कर जीप से भाग गया। अंकुर ने बाइक साइड स्टैंड पर लगाई और भागकर सालू के पास पहुंचा। वो भी अंकुर को आर्यन समझकर अंकुर के गले लग गई। अंकुर को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़े उसके कंधे पर सर रखे वो रोते हुए बोलने लगी, दादा। उसने फिर कोशिश की, वो बहुत बुरा है, वो धमकी दे रहा था कि ससुरे का कौन इंतजाम करेगा पड़ी, एन वक्त पर टपकता है साला। अंकुर को आर्यन समझकर आकाश सालू को छोड़ अपने साथियों के साथ डर कर जीप से भाग गया। अंकुर ने बाइक साइड स्टैंड पर लगाई और भागकर सालू के पास पहुंचा। वो भी अंकुर को आर्यन समझकर अंकुर के गले लग गई। अंकुर को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़े उसके कंधे पर सर रख के वो रोते हुए बोलने लगी, दादा। उसने फिर कोशिश की, वो बहुत बुरा है, वो धमकी दे रहा था कि वो आपको भाभी को नुकसान पहुंचाएगा, वो बहुत बुरा है दादा। हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, हम माँ को लेकर आप लोगों से बहुत दूर चले जाएंगे, हमारे कारण वो भाभी को परेशान करेगा, हम दोनों कल ही आश्रम चले जाएंगे हमेशा के लिए, वो बहुत बुरा है। अंकुर ने अपने एक हाथ से उसकी गर्दन को सहारा दिया और दूसरे हाथ से उसके सर को सहलाकर उसे तसल्ली देने लगा।
उसके शरीर की कपकपी अंकुर महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद उसका रोना बंद हुआ तो वो जैसे होश में आई, झटके से अलग होकर खड़ी हो गई और बोली, सो सॉरी, हमें लगा दादा है। थैंक यू हमारी हेल्प के लिए। आप यहाँ समय पर ना आते तो। अंकुर, इट्स ओके सालू जी, आप ठीक तो है ना? फीलिंग वेल, प्लीज आप बाइक से बैठ जाइए। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? डॉक्टर के पास चले? मैं आर्यन को बुला लेता हूँ। आप यहाँ कैसे? मतलब फीलिंग बेटर नाउ थैंक्स। आज स्कूल से निकलने में देर हो गई। यहाँ उन लोगों को उस रोड पर देखा तो हम इस रास्ते से घर जाने लगे। उनमें से एक ने अचानक से बाइक हमारी स्कूटी के आगे खड़ी कर दी। हमारा बैलेंस बिगड़ा, हम गिर गए। उन्होंने रास्ता रोक लिया और बदतमीजी करने लगे। तभी आप आ गए। बाइक देखकर उन्हें लगा दादा है, इसीलिए डरकर भाग गए। थैंक्स। आप यहाँ कैसे? उसने सब बताते हुए पूछा। अंकुर, मैं घर जा रहा था अपना सामान लेने। चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो इस तरफ आ गया। यहाँ देखा तो आप थी। थैंक गॉड मैं टाइम पर आ गया। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? हम पुलिस के पास चले। आप जानती हैं उन लोगों को? 1 मिनट, वो आकाश था क्या? उसने सर हिलाकर हामी भरी और बोली, पुलिस में दादा बात कर लेंगे, अभी हमें घर जाना है। अंकुर, वही हुआ आर्यन को जिसका डर था। रुको मैं उसे सब बताता हूँ, पर वो तो मीटिंग में होगा, उसका फ़ोन तो बंद होगा। सालू, दादा को सामने बैठाकर बातें कर बता देंगे। फ़ोन पर सब सुनकर वो घबरा जाएंगे। पहले घर चलते हैं, माँ इंतज़ार कर रही होगी, देर होगी तो चिंता करेगी। आपकी स्कूटी की हालत तो खराब हो गई। स्कूटी स्टैंड पर लगाता हुआ अंकुर बोला, सालू हम मैकेनिक को बोल देते हैं, वो आकर यहाँ से ले जाएगा। अंकुर, आपको तो चोट लगी है, डॉक्टर के पास चले। सालू, मामूली सी खरोचे है, घर पर दवा लगा लेंगे, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आर यू श्योर? डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मुझे तो मामूली खरोच नहीं लग रही है, काफ़ी खून बहा है। मेरी मानिए तो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, इस हालत में हम कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज़ घर चलते हैं। लगा तो शाम को दादा के साथ डॉक्टर के पास चले जाएंगे। चलिए फिर घर ही चलते हैं, आपको फर्स्ट एड की बहुत ज़रूरत है। उसे देखते हुए अंकुर बोला। गिरने के कारण उसके कपड़ों में जगह जगह मिट्टी लग गई थी। उसकी हथेलियाँ, कोहनियाँ और पैर छिले हुए थे जहाँ से खून बह रहा था। अंकुर आगे बढ़ा, फिर कुछ सोचकर वापस आया और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। थोड़ा झिझक कर उसने भी अंकुर का हाथ थाम लिया। वो अभी भी काँप रही थी। अंकुर सहारा देकर उसे बाइक तक ले आया। अंकुर ने बाइक स्टार्ट की और घर की ओर बढ़ गए। घर पहुंचकर जैसे ही वो अपने घर की तरफ बढ़ी, अंकुर ने कहा, पहले मेरे साथ चलिए, माँ आपको ऐसी देखेगी तो घबरा जाएगी। वो बगैर कुछ कहे अंकुर के पीछे आ गई। अंकुर ने दरवाज़ा खोला, अंदर से पानी लाकर उसे दिया, पंखा चालू करके अंदर चला गया। उसने एक सांस में पानी पिया और आंखें बंद करके सोफे पर सर टिका लिया। थोड़ी देर में अंकुर हल्दी वाला दूध और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गया। अब कुछ ठीक लगा अंकुर की आवाज़ से। उसने आंखें खोली। सालू, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हम चलते हैं। पहले ये हल्दी वाला दूध पी ले, फिर चोट पर दवा लगाने के बाद आप घर चली जाना। कप पकड़ाते हुए अंकुर बोला। अंकुर ने उसकी हथेली और कोहनी के घाव को साफ करके उस पर बैंडेड लगा दी। फिर उसके पैरों के घाव को साफ करने के लिए ज़मीन में बैठा तो संकोच से उसने पैर अपनी तरफ खींच लिए और अंकुर का हाथ पकड़कर बोली, वो रहने दे, हल्की सी चोट है, हम खुद कर लेंगे। अंकुर, आपके हाथ में तो ऑलरेडी चोट लगी है, कैसे करेगी? मैं कर देता हूँ। उसने अंकुर का हाथ छोड़कर पैर आगे कर दिया। अंकुर ने धीरे से साड़ी ऊपर करके घाव को साफ किया और बैंडेड लगा दी और बोला, हो गया। सालू, थैंक यू सो मच। आप कुछ लेने आए थे? आई एम सो सॉरी, आपको परेशान कर दिया। अंकुर, प्लीज़ बार बार सॉरी और थैंक्स मत बोलिए। शाम की गाड़ी से मैं वापस जा रहा हूँ, तो बस सामान लेने आया था। आप अगर बुरा ना माने तो आपसे एक बात बोलनी थी। सालू, बताए ना क्या बात है? अंकुर,
किसी और की गलती की सज़ा अपने आप को मत देना प्लीज़। भागना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। फिर भी अगर आपको लगे कि यहाँ से चले जाना ही एकमात्र उपाय है तो प्लीज़ ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा पता और नंबर दोनों है। कभी भी ज़रूरत पड़ी तो एक अच्छे दोस्त की तरह आप मुझे कभी भी याद कर सकती हैं। मैं वादा करता हूँ बगैर कोई सवाल पूछे हेल्प करूँगा। चलता हूँ। अंकुर ने उसके हाथ में अपना कार्ड थमाया, अपना बैग कंधे पर लटकाया और घर के बाहर चला आया। वो भी लड़खड़ाते हुए उसके पीछे पीछे बाहर आ गई। अंकुर ने आर्यन के घर में ताला लगाया, उससे चाबी लेकर उसके घर का ताला खोला और बाइक की तरफ चला आया। वो भी दरवाजे पर खड़ी दूर तक उसे जाता हुआ देखती रही। ऑफिस पहुंचते ही अंकुर आर्यन को ढूंढने लगा। उसकी मीटिंग अभी भी चल रही थी। मीटिंग रूम में के अंकुर बाहर कुछ देर बेचैनी से आर्यन के आने का इंतजार करता रहा। फिर घड़ी देखकर उसने आर्यन को मैसेज भेजा, फ्री होते ही आकर मिलो, अर्जेंट, और अपनी टेबल की तरफ बढ़ गया। बेमन से काम में लग गया। उसे भी तो जाने के पहले अपना काम खत्म करना जरूरी था। हाथ तो चल रहे थे पर दिमाग में तो वही सब घूम रहा था। अंकुर को अपने कंधे पर अभी भी उसका एहसास हो रहा था। उसका डर से कांपना अंकुर के शरीर में सिहरन पैदा कर रहा था। थककर उसने टेबल पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए भी किसी बड़े झटके से कम नहीं था। अभी तक तो वो उसे संभाल रहा था तो कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला, पर अब फिर सब उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। अब उसे आर्यन का डर समझ आ रहा था और सालू की चिंता भी हो रही थी। जब सब सिर्फ देखकर वो इतना डिस्टर्ब है तो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। अंकुर ने घबराकर आंखें खोल ली, कुर्सी से उठकर टहलने लगा। उसे बेसब्री से आर्यन का इंतजार था। घड़ी देखी, फिर काम खत्म करने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ और दिमाग दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे थे। वो अपने आप को समेटकर बस जल्द से जल्द काम खत्म करने में लग गया। बन गई रिपोर्ट, अर्जेंट आने को बोला, सब ठीक तो है? आर्यन ने अंकुर के सामने की कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। आर्यन की आवाज़ से अंकुर जैसे वर्तमान में वापस आया और बोला, बस हो ही गई, 5 मिनट। आर्यन अभी तक नहीं बनी, जल्दी करो, फिर स्टेशन के लिए भी निकलना है। सो गए थे क्या? इतने डल क्यों दिख रहे हो? सब ठीक है? अंकुर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी भाग दौड़ हो गई, इसीलिए लग रहा होगा। बन गई रिपोर्ट, अभी तो बहुत टाइम है ट्रेन में, चलो कैंटीन में चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं। आर्यन, कुछ बताने वाले थे ना, बोलो कुछ। अंकुर, चलो वहीं बैठकर बात करते हैं। अंकुर को समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करे और सब जानने के बाद आर्यन कैसे रिएक्ट करेगा, पर बताना भी जरूरी था। इसीलिए वो उसे कैंटीन में लेकर जा रहा था, जिससे वहाँ अकेले में शांति से पूरी बात बता सके। आर्यन, अब बताओ क्या बात है जिसके लिए इतना घुमा रही हो? अंकुर, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिन यहाँ और रुक जाऊँ। आर्यन, तो रुक जाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तुम्हारी ज़रूरी बात थी क्या? आप बता भी दो, क्या बात है? प्लीज़ पहले आराम से मेरी बात सुन लो। वो आर्यन के पास आ गया और बोला, अभी जब मैं सामान लेने घर गया था तो रास्ते में उसने सब बता दिया। अंकुर से सब सुनकर आर्यन गुस्से और दुख से भरकर बोला, मुझे इस बात का ही डर लग रहा था, अगर तुम उस समय वहाँ ना पहुँचे होते तो। थैंक्स अंकुर। उसने अंकुर के हाथ पकड़ लिए। वो ठीक तो है ना? तुम लोगों ने मुझे कॉल क्यों नहीं की? आर्यन की आंखों में नमी आ गई। अंकुर, आप एक बार डॉक्टर को दिखा देना। उस समय तो बहुत डर गई थी, बहुत बहादुर है, बाद में संभल गई थी। आपका फ़ोन बंद था, मैंने डॉक्टर के पास जाने को कहा पर वो जाने को तैयार नहीं हुई। डोंट वरी, मैंने फर्स्ट एड कर दिया है, हल्दी वाला दूध भी दे दिया था, मेरे आने तक काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। थैंक्स सब कुछ करने के लिए।
आर्यन ने उठकर अंकुर को गले लगा लिया। अंकुर, आर्यन भाई प्लीज थैंक्स बोलकर पराया मत करो। आप एक बार सालू जी से बात कर लो, भाभी जी को भी सब बता दो। फिर चलो सबसे पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं, FIR कराते हैं। मैं गवाही दूंगा आकाश के खिलाफ। आर्यन, तुम इस सबसे दूर रहो, कुछ नहीं होने वाला FIR से। उसे जो करना था उसने कर लिया, उसका कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा। इसका जवाब तो उसके मामा और इंस्पेक्टर वरुण जी देंगे। आर्यन ने दोनों को फ़ोन लगाकर सब बताया। अंकुर, क्या हुआ, क्या बोले? आर्यन, उसके मामा तो कल वापस आ रही है, वो तो फ़ोन पर ही माफ़ी मांगने लगे। और इंस्पेक्टर वरुण बाहर है, उन्होंने कहा है कल से एक लेडी कांस्टेबल अब सालू के साथ रहेगी और उसकी अकल तो वो आकर ही ठिकाने लगाएंगे। अंकुर, उम्मीद है अब वो लाइन पर आ जाए। आप सालू जी से भी बात कर लो, पता करो ठीक तो है ना वो। आर्यन ने सालू को कॉल लगाया। बहुत देर रिंग जाने के बाद माँ ने फ़ोन उठाया और बताया कि वो स्कूल से आते समय स्कूटी से गिर गई है, उसे चोट लगी है, वो सो रही है। ठीक है, अभी सो रही है। माँ को बस स्कूटी से गिरने की बात बताई है। ये लड़की भी सिर्फ अपने बारे में पता नहीं कब सोचेगी। फ़ोन रखकर आर्यन बोला, चलो तुम्हें स्टेशन थोड़ा जल्दी छोड़ देता हूँ, फिर सालू को डॉक्टर के पास ले जाऊँगा। वो ठीक है सुनकर अंकुर को सुकून मिला। वो बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा, चलो घर चलते हैं। आर्यन, तुम मत पड़ो इन सब चक्करों में, मैं संभाल लूँगा। कल मधु भी आ रही है, सर ने बुलाया है ना तुम्हें, पुलिस प्रोटेक्शन भी लगा दी है। इंस्पेक्टर वरुण ने तुम्हारे रुकने का कोई मतलब नहीं है। और क्या बताओगे, क्यों रुके? छोड़ो, बेकार परेशान हो जाओगे। तुम निकलो, चलो मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ता हुआ घर चला जाऊंगा। अंकुर रुकना चाह रहा था पर आर्यन मान ही नहीं रहा था। वैसे बात भी सही थी, वो रुककर क्या कर लेगा। तो भारी मन से वो बोला, मैं तो सोच रहा था मेरे रुकने से आपको सपोर्ट हो जाएगा, पर आप कहते हो तो मैं जाता हूँ। पर आप घर के लिए निकलो, स्टेशन में खुद चला जाऊँगा, पास ही तो है। आप कहे तो मैं रुक जाऊँ? अंकुर ने फिर पूछा। नहीं, तुम आराम से जाओ, तुमने जितना किया वो बहुत है। थैंक्स यार, आज टाइम पर हेल्प करने के लिए। अब मैं संभाल लूँगा। आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। आर्यन भाई प्लीज़ थैंक्स मत बोलो, बुरा लगता है। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए आपको। अंकुर आर्यन के गले लगकर बोला, मैं चला जाऊँगा, आप घर जाओ, वहाँ आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। सालू जी को डॉक्टर को दिखा दो, जब भी मेरी ज़रूरत हो बस एक कॉल कर देना। दौड़ा चला आऊँगा, अपना ख्याल रखना। आर्यन, ठीक है, मैं निकलता हूँ, तुम ध्यान से जाना, फिर बात करता हूँ। अंकुर भाई आराम से बाइक चलाना और बाद में मुझे कॉल करना, टेक केयर। आर्यन, तुम भी ध्यान रखना, रात को कॉल करता हूँ। आर्यन घर के लिए निकल गया। सब सुनने के बाद वहाँ रुकना उसे भी भारी लग रहा था। वो जल्द से जल्द सालू से मिलकर तसल्ली करना चाह रहा था। उसे सालू की हालत का अंदाज़ा हो रहा था। उसने बाइक स्टार्ट की और तेज़ी से घर की ओर निकल गया। इधर अंकुर ने भी सामान समेटा और स्टेशन जाने का साधन तलाशने लगा। वैसे तो अंकुर को यहाँ आए काफ़ी दिन हो गए, पर यहाँ वो आर्यन के सिवाय किसी को नहीं जानता। उसने कैंटीन वाले से बोलकर टैक्सी मंगवाई और स्टेशन के लिए निकल गया। मन और कदम दोनों आज उसका साथ नहीं दे रहे थे। यूँ तो वो अपने घर वापस जा रहा था, पर जाने क्यों उसे घर जाने जैसी खुशी नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे यहाँ उसके जीवन का कोई ज़रूरी हिस्सा छूट रहा हो। उसके पास समय था, थका सा वो कोने में जाकर आने जाने वालों को देखने लगा। आर्यन घर पहुंचा, सालू को आवाज़ लगाई तो माँ ने दरवाज़ा खोला। सालू अभी भी सो रही थी। आर्यन ने उसके सर पर हाथ फेरा तो घबराकर उठ गई। आर्यन, आराम से, ठीक हो? चलो उठो, डॉक्टर के पास जाना है, मैं चाय बना कर लाता हूँ।
तब तक रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं। सालू, ठीक लग रहा है दादा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। माँ, बेटा तुम बहू की बात मत सुनो, देखो कितना दर्द हो रहा है, बुखार भी चढ़ गया है, चलते भी नहीं बन रहा है, तुम तो जाओ डॉक्टर के पास। आर्यन, सुना तुमने, उठो तैयार हो और चलो, समझी। बाइक पर बैठकर चलने में कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर टैक्सी बुलाऊं? सालू, हाँ दादा, बाइक पर बैठकर चल सकती हूँ, टैक्सी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। थोड़ी देर में दोनों तैयार होकर डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सालू का नंबर आ गया। डॉक्टर ने पूछा कैसे लगी, तो दोनों एक साथ बोले स्कूटी स्लिप हो गई। डॉक्टर ने अच्छे से बैंडेज लगाई, इंजेक्शन लगाकर मेडिसिन लिखी और 5 दिन बाद आने को बोला। क्लिनिक से बाहर आकर आर्यन ने मेडिसिन ली और घर के लिए निकले। थोड़ा सा आगे जाकर एक होटल के पास बाइक रोकी तो सालू ने सवाल किया, यहाँ क्यों रुक गए दादा? आर्यन, रात का खाना पैक करा लेते हैं, बस 10 मिनट लगेगा। दोनों होटल की तरफ बढ़ गए। आर्यन का सहारा लेकर सालू धीरे धीरे चल रही थी। अंदर पहुंचकर वो एक जगह बैठ गई और आर्यन खाना पैक कराने चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों खाना पैक कराकर बाहर आ गए। बाइक की तरफ जाते हुए तेज आवाज़ ने सबका ध्यान उनकी तरफ कर दिया। उन दोनों ने भी घबराकर उस तरफ देखा। वो देखो, खुलेआम बेशर्मी चल रही है, आप लोगों की नाक के नीचे और कोने को कोई चिंता नहीं। आर्यन और सालू की तरफ इशारा करके आकाश सब लोगों को बता रहा था। आकाश को देखकर आर्यन का खून खोल गया। वो गुस्से में आकाश को मारने दौड़ा। लंगड़ाते हुए सालू उसे रोकने उसके पीछे आई। तब तक आर्यन ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर उसे एक घूसा जमा दिया। उसके होठों से खून छलक आया, वो जमीन में गिर गया। तब तक सालू ने आर्यन का हाथ पकड़कर रोक दिया और बोली, दादा घर चलो, छोड़ो उसे, आप घर चलो, प्लीज़ दादा घर चलो। ना चाहते हुए भी आर्यन सालू के साथ बाइक की ओर चलने लगा। उनको वापस जाता देख आकाश चिल्लाया, ये देखो, डर कर भाग रहे हैं दोनों, कैसन मुट्ठी में करके रखी है, काहे तुम ऊकी महारारू हो का? बहन है मेरी वो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की? आर्यन गुस्से में चिल्लाया, बहुत देखे हैं ऐसन बहन, हमें न बनाओ, हम सब जानत है तुम्हारी नौटंकी। हमार तो शादी होने वाली रही ई मैडम जी से। आर्यन, वाह, पता नहीं का पट्टी पढ़ाई दिन की, एन मौका पे मैडम जी ने ना कर दी। विश्वास ना हो तो अभी पूछ लियो मैडम जी से। ई आर्यन वाह की नज़र रही हमारी मैडम जी पे, तभी हमारी शादी नहीं होन दी। कोने शक हो तो अभी सबके सामने पूछ लो, काहे मैडम जी होने वाली रही ना हमारी शादी, बोलो ना, अब काहे मुंह में दही जमाई खड़ी हो? तब तो बड़ा मुंह खोलकर नाक बोले रही। आकाश ने आसपास लगी लोगों की भीड़ को बताया, वो तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देगी, रास्ता छोड़ो, जाने दो हमें, इसको तेज बुखार है। आर्यन आगे आकर तेज आवाज में बोला, बड़ी चिंता है हमारी मैडम जी की, तो तुम्हारी पूछ लेते हैं। तुम अपन मेहरारू को छोड़ के ई मैडम जी के आगे पीछे काहे करते रहते हो? अपन वाली को तो सास ससुर की सेवा टहल के लिए भेज दिने और यहाँ ई मैडम जी के साथ रंगरलिया मनाते हो। आकाश ने घिनौना आरोप लगाया, शर्म नहीं आती तुमको बोलते हुए? बड़े भाई है हम, वो हमारी शादी हो चुकी है, हमारी तुम्हारी सच्चाई हमें पता चल गई थी कि तुम सिर्फ हमारी नौकरी के कारण हमसे शादी कर रहे हो, इसीलिए हमने तुमसे शादी करने के लिए मना किया था। अच्छा हुआ ना बोल दिया, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ता। पहले हम सोचते थे तुम बस लालची हो, पर अब पता लगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। सालू चिल्लाई, काहे की शादी, कैसी शादी? सब ना तुम दोनों लोगन की नाटक है। और हाँ, कर रहे थे हम नौकरी के कारण शादी, तो ई में कौन गलत है?
तुमको इज्जत से खानदान की बहू बनाते, दूसरी औरत बनाकर घर में तो ना बिठाते। ओ मैडम जी, अगर एक से मन ना भरे तो हम लोग भी है लाइन में, एको मौका तो दो कसम से। आकाश ने सारी हदें पार कर दी। आर्यन तड़प कर गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाया, आकाश हद में रहो। गुस्से में उसने मुट्ठी भींच ली। सालू लड़खड़ाकर आर्यन से दूर हो गई। उसके आंसू गालों पर उतर आए। मदद के लिए उसने भीड़ की तरफ देखा, पर उल्टा भीड़ की नज़रों में उसे सवाल ही नजर आया। बेबस हो उसने अपनी नज़रें झुका ली। बस करो आकाश, हम तुम्हें जानते नहीं क्या? क्यों भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर रहे हो? मैडम जी की शादी हो गई है, उनकी सास भी उनके साथ रहती है, देखा है हमने मंदिर में उनको। तुमको ये मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं दिखाई देता क्या? भीड़ में से एक व्यक्ति ने आकाश को लताड़ा। हाँ, अगर शादी हो गई है तो घरवाला कहाँ है? कोने को मिला है आज तक? शादी के बाद तो लड़कियों की विदाई होती है ना, तो ये मैडम काहे नहीं गई अपन ससुराल, उल्टे सास को यहाँ लेकर आ गई। ऐसे कोई करता है का? और यहाँ से को गया रहा शादी में? आप में से किसी के पास कार्ड आया था शादी का? आकाश ने भीड़ से सवाल किया। ये हमारा घर का मामला है, शादी जल्दी में हुई तो किसी को नहीं बुलाया। दोनों की नौकरी अलग अलग जगह पर है, इसीलिए ये अपनी सास के साथ यहाँ आ गई। आर्यन ने एक ही सांस में सफाई दी। कोनो मिस्टर इंडिया ढूंढे होगा अपन मुंह बोली बहन की खातिर, जो शादी करके फुर हो गया। 6 महीना में कोनो को नज़र नहीं आया। हमें तो नहीं लगता सच्चे में शादी कराए हो कि कोनो वृद्धाश्रम से एक ठो बुढ़िया ले आए हो श्रापत का ढोंग करे खातिर। और ये मंगलसूत्र और सिंदूर हमें ना दिखाओ। 2 रुपये का सिंदूर और 50 रुपये का मंगलसूत्र हर के ही मिले हैं। आकाश ने फिर आग उगली। वो सब पता करके आया था। अब बस करो आकाश, बहुत हो रहा है। छुट्टी नहीं मिली इसलिए नहीं आया, और कुछ भी मत बोलो, वो सास है उसकी। बोलते हुए आर्यन की आवाज़ कांप गई। हाँ तो नाम पता बता दो, फ़ोन करके बात करा दो यहाँ किसी से। एक ठो शादी का फोटो दिखा दो तुमरे मोबाइल में तो होगा ना। आकाश ने अपना अगला शब्द बांध छोड़ा। आर्यन कुछ नहीं बोला। भीड़ में भी सन्नाटा छा गया। का हुआ, हो गई ना बोलती बंद? अरे जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से लाओगे? हम कह रहे ना आपन मौज मस्ती खातिर सब नाटक जमाई है। ए दोनों अब बोलो, है कोनो जवाब? ये देखो सब लोग यही है, इसलिए चेहरा इन लोगन का बड़े शरीफ बने घूमते हैं ना। आकाश सब भड़ास निकालने लगा। भले ही बात कुछ और थी, पर जवाब तो वाकई ही नहीं थे आर्यन के पास आकाश के सवालों के। उसने सर झुकाकर आंखें बंद कर ली। अपमान से उसकी आंखों में पानी आ गया। इस बात का डर ही तो लग रहा था उसे। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। कोई आकाश को गलत मान रहा था तो कोई आर्यन और सालू को। सच सभी को जानना था। इधर सालू की हालत खराब हो रही थी। उसे बुरा लग रहा था। उसके कारण आर्यन को कितना सुनना पड़ रहा था उसे नहीं पता था कि उसकी भलाई की उसे ऐसी सज़ा मिलेगी। उसको लग रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। शर्म के कारण उसकी नज़र झुक गई थी। भीड़ की खुसर फुसर उसके कानों में भी जा रही थी। वो बस बेजान सी खड़ी थी। वही खड़ा आकाश अपनी जीत पर मन ही मन खुश होकर बोला, ए आर्यन बाबू, अब काहे चुप कर गए? निकालो वो अपन मोबाइल और मिला देओ फोन, जरा हमो बात करा ले वो महापुरुष से। का नाम बताए थे उसका? हमका याद नहीं। हमारे मामा को तो घड़ी घड़ी फ़ोन घनघना देते हो। जरा इन मैडम जी के घर वालों से भी तो बात कराए दो। का मैडम जी, फ़ोन तो है ना उनके पास? बात क्या करनी है, साक्षात दर्शन ही कर लो। बहुत याद कर रहे थे ना, चलो आराम से बात करते हैं। बोलो क्या काम है, काहे मजमा लगा कर बैठे हो? एक आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तुम ही मैडम जी के घर वाले हो? आकाश की बस इतनी सी आवाज़ निकली। सारी भीड़ उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी। आकाश का चेहरा उतर गया। आर्यन ने चैन की सांस ली। वो बेजान सी खड़ी सालू के पास गया और पूछा, आप ठीक हैं?
आवाज़ सुनकर जैसे उसमें जान आ गई। उसने नज़र उठाकर देखा और बोली, आप यहाँ, और लड़खड़ाकर बेहोश हो गई। उसने सालू को अपनी बाहों में थाम लिया। आर्यन भी भागकर उसके पास आकर जमीन पर बैठकर सालू को होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। सालू को आर्यन के पास छोड़कर उसने भागते हुए आकाश को मजबूती से पकड़ा और बोला, हाँ, मैं ही हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे थे। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? अभी तो हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। मरे जा रहे थे ना मुझसे मिलने को, तो अब क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी खातिरदारी तो कल होगी। अभी तो थाने जाकर आराम करो, सुबह मिलते हैं फुर्सत से। आकाश को उसने पुलिस को दे दिया। थोड़ी देर पहले फ़ोन करके पुलिस को बुलाया था। आकाश के जाने के बाद वो भीड़ की ओर मुड़कर बोला, क्या जानना चाहते हैं आप लोग, बताइए। आप सब तो आकाश की हरकतें जानते हैं ना। यही पान की दुकान पर खड़ा होकर सब लड़कियों का निकलना मुश्किल कर देता था ना वो। और फिर भी आप सबने उसका साथ दिया। क्या बिगाड़ा है सालू जी ने आपका, जो आज आप यह सब उनका इतना अपमान होता देखते रहे? यहाँ वो आपके बच्चों का भविष्य संवारने में दिन रात एक कर रही है, और आप लोग आज उन्हीं का तमाशा बनता देख रहे। आप लोगों को आकाश पर इनसे अधिक भरोसा है। मुझे तो लगता है ये बेकार में यह मेहनत कर रही है। आप जैसे लोगों के लिए तो आकाश ही ठीक है। शर्म आनी चाहिए आप सबको। तुम कहाँ पत्थरों में सर मारने बैठ गए? चलो सालू को लेकर घर चलते हैं। इसका शरीर तो तप रहा है। इन लोगों को कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है। आर्यन धीरे से बोला। इतना सब देखने सुनने के बाद इसकी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। कौन है वह जो सालू जी का पति बनकर सामने आया, यह जानेंगे हम अगले भाग में। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।